अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 में ET115 में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको आज हम फर्दर प्रोसीड करेंगे और पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज कूलम्ब लॉ। एक साइंटिस्ट था कूलम्ब जिसने एक लॉ आपको दिया था रिलेटेड टू मैग्नेट्स के जब कोई दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं तो उनकी कौन सी चीज़ है जो उस फोर्स को अट्रैक्ट करने में मदद देती है, कौन सी चीज़ें हैं जो उसको रिपेल करने में मदद देती हैं। तो ये आप लॉ बोर्ड पे देख भी सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बोथ मैग्नेट्स एंड इनवर्स टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एक मेरे पास पोल है जिसकी स्ट्रेंथ m1 है, फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ है या साउथ है व्हाटएवर इट इज, और दूसरा पोल है जो m2 है, इसकी जो आपके पास स्ट्रेंथ है ये m2 है। तो आम रूटीन में आपके पास अकेला नॉर्थ या साउथ पोल नहीं होता, ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, लेकिन हमने जस्ट इधर कंसीडर किया है फॉर दिस लॉ कि इस वक्त इसको जो नजर आ रहा है इसका नॉर्थ या साउथ पोल है और इसको इसका जो वाला नजर आ रहा है उसको हमने कंसीडर किया वो नॉर्थ है या साउथ है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन है तो आपको पता है ये रिपेल करेंगे, अगर सेम दोनों पोल है, अगर डिफरेंट है ऑपोजिट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अब ये जो इनके अट्रैक्ट या रिपेल करने की ताकत है या फोर्स है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है वो डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों की स्ट्रेंथ पे। एक की स्ट्रेंथ m1 है, एक की m2 है। तो मैंने लिख दिया है ये जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2 और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैंने r लिया है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के स्क्वायर के इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसके अलावा जो एक एक्स्ट्रा चीज है ये परमेबिलिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब मैंने इन सब को कंबाइन किया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले मैंने ये लिख दिए हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले मैंने ये लिख दिए हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इन टू मैग्नेट्स is directly proportional to their strength and inversely proportional to permeability and the square of distance between centers। जब मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इन इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूँ, इक्वल लिखता हूँ, तो आपको पता है कि मैं एक कांस्टेंट लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास इस केस में ये कांस्टेंट जो है ये k है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को मैंने इक्वेशन में इज इक्वल टू कर दिया और ये मेरे पास क्या आ गया k कांस्टेंट है, बाकी सारी चीज हुई। इसके बाद मैंने कुछ वैल्यूज हैं जो कि जैसे म्यू जिसको कहते हैं परमेबिलिटी कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट म्यू आर। म्यू आर को कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी और म्यू नॉट को कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ एयर भी कहते हैं, ऑफ परमेबिलिटी ऑफ स्पेस भी कहते हैं, या इसको परमेबिलिटी ऑफ एयर भी कह सकते हैं। उसकी भी वैल्यू रफली 1 के इक्विवेलेंट ही होती है। ठीक है, अब परमेबिलिटी ऑफ जो यू आर है फॉर द एयर में इसकी वैल्यू को 1 कंसीडर करता हूं क्योंकि एयर में परमेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब इस जगह पे मैं 1 पुट करता हूं ऐसे, तो ये आ जाता है ऐसे, और मेरे पास जो k की वैल्यू है इसमें 1/4 पाई है। अब ये दोनों वैल्यूज, बल्कि ये भी वैल्यूज, तीनों वैल्यूज में वापस इस इक्वेशन में पुट करता हूं। k की जगह मैंने पुट कर दिया 1/4 पाई और u नॉट u की जगह मैंने पुट कर दिया u नॉट u आर, और यू आर की जगह ये म्यू आर की जगह मैंने 1 पुट कर दिया क्योंकि ये एयर की केस में है। ठीक है, हम जस्ट एयर में कंसीडर कर रहे हैं इसको कूलम्ब लॉ। तो इसके बाद ये वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है कूलम्ब लॉ की कि अगर मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं वो एक दूसरे को पोल्स या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ऑपोजिट है तो
अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्जेस वाले हैं, दो बॉडी की चार्जेस सेम है तो वो रिपेल करेंगी। उनकी जो आपके पास अट्रैक्ट या रिपेल करने की फोर्स है, जो उनको अट्रैक्ट या रिपेल करने पे मजबूर करती है, ये इन चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन चीजों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिनमें ये चीजें कांस्टेंट है, इनवर्स इसकी इक्विवेलेंट होता है, इस चीज के इनवर्स और इन चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये था हमारा कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ के बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, ये एक कंडक्टर है जिसमें से करंट मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, तो इसका इफेक्ट क्या होगा मैग्नेटिक, क्योंकि हम हमारा चैप्टर भी यही है कि हम तमाम इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को देख रहे हैं या मैग्नेटिक करंट मैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को। तो इस वायर में अगर मैं करंट का बहाव शुरू कर दूं तो इसमें क्या होगा, साथ इसमें मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक पोल्स बनना शुरू हो जाएंगे और इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल कहाँ पे है, साउथ पोल कहाँ पे है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, उसको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। जैसे जैसे और ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोपोर्शनल होती है आपके इलेक्ट्रिक करंट के, जितना आपका इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा उतनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगी। तो हमने टेम्परेरी मैग्नेट्स में पढ़ा भी था कि टेम्परेरी मैग्नेट्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं, किसी वायर में हम अगर करंट को अलाउ करते हैं तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और इसकी डायरेक्शन जो होती है ये हमेशा इसकी सराउंडिंग में बनती है। अगर स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर की जो सराउंडिंग्स हैं इसमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब इसकी डायरेक्शन को देखते हैं, डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। आपने जो करंट की डायरेक्शन है उसमें अपना थंब रखना है, अगर ये ऊपर को है तो आपने ये रखना है, अगर नीचे को है तो ये रखना है। अगर थंब आपने रखा तो ये जो आपकी फिंगर्स हैं ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है नॉर्थ से निकलती है साउथ में इंटर होती है, तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये वाली इधर से निकल के इधर को इंटर हो रही है, ये देख सकते हैं आप। तो ये वाली साइड आपकी नॉर्थ बन रही है, ये वाली साइड आपकी साउथ बन रही है, ये आप देख भी सकते हैं। इसी तरह अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दूं, मेरी अब डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मेरी पोल्स की डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। अब मेरे पोल्स यहाँ से मेरी लाइन निकल रही है और ये देखें इस साइड को जा रही है, तो अब ये साइड नॉर्थ हो जाएगी, ये साइड साउथ हो जाएगी और ये हमेशा इस तरह इन फॉर्म ऑफ ये सर्कुलर रोटेशन में होती है। ठीक है, इनकी जो होती है ओरिएंटेशन ये सर्कुलर होती है। तो इसको फाइंड करने का पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप इस जो करंट है इसको या तो डाउनवर्ड कंसीडर करें या अपवर्ड कंसीडर करें। इन केस ऑफ राइट हैंड रूल तो अगर वायर की डायरेक्शन ये भी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अब ये डायरेक्शन है, अब ये डायरेक्शन है। अगर आपके पास जस्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड है तो अगर आपके पास करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो हमेशा आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स है ये क्लॉकवाइज मूव करेंगी, जैसा कि आप ये इधर से देख भी सकते हैं, राइट हैंड रूल से भी देख सकते हैं। तो ये इस तरह मूव कर रही है, ये देख लें, तो ये इस तरह जो है आपकी क्लॉक की डायरेक्शन बनती है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर ये अपवर्ड होगी करंट की डायरेक्शन तो ये मेरी जो फील्ड है, ये मेरी फील्ड जो है ये बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कूलम्ब लॉ क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ये किन चीजों पे डिपेंड करती है, और उसके बाद हमने देखा कि एक करंट कैरिंग जो वायर है जिसमें से करंट पास कर रहा है उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या है। तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं या आप गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं।